नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को-फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन और आप सबका नए साल में बहुत-बहुत स्वागत है देवदीति के प्लेटफॉर्म पे और आप सबको नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं ये नया साल हमें कोविड से दूर रखेगा। जिस चीज के लिए आज आशिमा जी यहाँ आई हैं, हमें उस चीज से दूर ही रखे तो बहुत बेहतर है। लेकिन कोविड हो या नहीं हो, हमें मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पता भी होना चाहिए और मेडिकल क्लेम लेते हुए क्या प्रोसेसिंग का क्या तरीका है वो भी हमें आना चाहिए। उससे पहले कि मैं आशिमा जी को यहाँ इनवाइट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ देवदीति फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बहुत जोर से काम कर रही है और अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के प्लेटफॉर्म के जरिए से हम ना कि सिर्फ फन गेम्स कर रहे हैं बल्कि अपनी विमेन जो हमारे से जुड़े हुई लेडीज हैं उनको नॉलेज भी देना चाहते हैं। जैसे आज के सेशन में हम कोशिश है हम मेडिक्लेम के बारे में नॉलेज दें, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसे आशिमा जी हमारे साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हुई हैं और आज उनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो अपनी बात कहें, अपनी नॉलेज हमसे शेयर करें और हम अपने कल्चर और हेरिटेज को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जो टाइम टू टाइम हम अपनी को फाउंडर सपना जी से अपने एपिक्स महाभारत रामायण के बारे में और उनकी स्टोरीज के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे कैलेंडर्स के बारे में, हिंदू कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर राधा, उसके बारे में सुनते आए हैं। तो हमारा ज्ञान ही नहीं बढ़ रहा परंतु हमारी जो विजन है वो भी बढ़ रहा है। हम अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को समझने में सक्षम हो पा रहे हैं क्योंकि हमसे ज्यादा किसी और को पता है जो हमें समझा सकता है, खुद पढ़ के हमें उसके बारे में बता सकता है। आशिमा जी को 15 साल हो गए हैं इस लाइन में और ये मेडिकल इंश्योरेंस नहीं बेच रही जो सबका एक भ्रम है। ये आपको अपने मेडिकल इंश्योरेंस जो आपने करा रखा है उसको प्रोसेस करना। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपने देखा होगा वो आपको कहते हैं टीपीए पे चले जाइए। तो टीपीए क्या है, ये क्या चीज है, हमें क्यों इंश्योरेंस लेने के बाद भी शाम के 6 बज जाते हैं मेडिकल हॉस्पिटल से रिलीव होते होते। तो उस प्रोसेस के पीछे कितने लोगों का हाथ रहता है, क्या तरीका है उससे निपटने का और हमें क्या क्या समझना चाहिए एज अ ले मैन। हमने एक पॉलिसी खरीद ली, हमें एक इंश्योरेंस वाले ने पॉलिसी खरीद के दे दी है, लेकिन उस पॉलिसी का हमें फायदा कैसे उठाना है और बिना किसी परेशानी से हमारे इंश्योरेंस से हमारा कैसे पैसा हमें वापस मिले, वो हमें आज आशिमा जी बताएंगी जो देवदीति फाउंडेशन से बहुत करीब हैं और ये हमारे हर सेशन में मौजूद रहती हैं। इन्होंने आज हमारा रिक्वेस्ट मानी है कि वो जो भी काम कर रही हैं उसके बारे में हमें नॉलेज दें। सो ओवर टू यू आशिमा जी, प्लीज। थैंक यू वंदना जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। नमस्कार टू ऑल देवदीतीज और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का जो मेरा सेशन है, वैसे तो मैंने सपना जी से इंस्पायर होके मेरे को लगा कि मुझे ये नॉलेज देनी चाहिए सबको। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेडिकल इंश्योरेंस है। इसको आप लाइफ इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग है। ये बेशक ये इंश्योरेंस वाला पार्ट है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं है ये। तो मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस है कि आपको एक प्रोटेक्शन पॉलिसी है। जब भी हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं और वहां जाके हमें एक फाइनेंशियल भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो उस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है जो कि हमें जब हम पॉलिसी कराते हैं तो पॉलिसी के बाद जो भी हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, दवाई का खर्चा, टेस्ट का खर्चा है, वो हमें इसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस क्या है? बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द illness you can say when you are hospitalized। और इसमें हमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हर बीमारी में हॉस्पिटलाइजेशन ही चाहिए तभी हमें इंश्योरेंस मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम डे केयर प्रोसीजर्स कहते हैं, उसमें हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। जैसे किसी को कोई कैंसर है तो उसमें कैंसर में आपको कीमोथेरेपी होती है, या फिर हमें कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है या फिर डायलिसिस की प्रॉब्लम, उसे हम कहते हैं डे केयर प्रोसीजर्स। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें यह है कि हमें
ये जो पॉलिसी है ये आउटसाइड इंडिया के लिए अलग है और विद इन इंडिया अलग है। एक तो ये बड़ी उसको कहते हैं ओवरसीज मेडिकल पॉलिसी। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ये ओवरसीज मेडिकल पॉलिसी अलग है। ये जो आज का मेडिकल इंश्योरेंस मैं बता रही हूँ ये विद इन इंडिया के लिए है। तो ओवरसीज पॉलिसी का एक अलग से ही चैप्टर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं बताऊंगी विद इन इंडिया आपको कैसे मेडिकल इंश्योरेंस लेना है और इसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और इसको कैसे आपने प्रोसेस करना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, जब सपोज मैंने 1 जनवरी को इंश्योरेंस लिया तो उस इंश्योरेंस पीरियड में जो जो हमें डिजीज होंगी सिर्फ वही कवर्ड होंगी। अगर हमारी कोई पुरानी हिस्ट्री है, सपोज हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम, सपोज हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और वो हमें पॉलिसी पीरियड से पहले है तो वो इसमें कवर नहीं होगी। उसके लिए हमें 4 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा, तभी हमें जाके उसका कोई क्लेम मिलेगा, कोई भी प्रोसेसिंग मिलेगी। तो इसको भी एक ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ लोग हार्ट प्रॉब्लम होती है उसके बाद वो इंश्योरेंस कराते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें क्लेम नहीं मिल रहा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें पॉलिसी पीरियड में जो भी प्रॉब्लम होगी सिर्फ वही एड्रेस होगी और अगर कोई प्रॉब्लम पहले है तो उसके लिए वेटिंग पीरियड है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, कुछ लाइफ से रिलेटेड है। जैसे आप कह सकते हो कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, डेंटल सर्जरी है, या ओबिसिटी के लिए लोग सर्जरीज कराते हैं, ओपीडी है, तो ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होता। अब कई लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका जब भी कोई ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें उनको कई बार वो टूथपेस्ट वगैरह खरीद लेते हैं या फिर कोई वाइप्स खरीद लेते हैं, तो इस तरह की या विटामिन खरीद लेते हैं, तो ये सब चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होती। सिर्फ मेडिकल बिल्स और जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है वो उसमें इंक्लूड होता है। अब ये पॉलिसी कितने तरह की है? ये पॉलिसी होती है 2 तरह की, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप। अब इंडिविजुअल पॉलिसी क्या है? जैसे हमने अपनी फैमिली की पॉलिसी करा ली तो ये हो गई हमारी इंडिविजुअल पॉलिसी, या हमने अपनी पॉलिसी करा ली तो उसमें हमें इंडिविजुअल पॉलिसी का नाम देंगे उसको हम। और अगर जैसे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी कंपनीज हैं, बिग फोर्स हैं, आरडब्ल्यूए है, क्लब्स हैं, या सीए एसोसिएशन, इस तरह की कोई एसोसिएशन है जो कि अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए जो भी मेडिक्लेम्स की पॉलिसी लेते हैं वो होती है ग्रुप इंश्योरेंस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस है दैट कैन बी कस्टमाइज्ड, उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेंबर्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि ये पॉलिसीज करता कौन है। तो अब इस पॉलिसीज को करने के लिए हमारे पास 2 तरह की इंडिया में एजेंसीज हैं, जिसको आप कंपनीज कह सकते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर के तो सब लोग आजकल अवेयर हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है, या फिर यूनाइटेड एश्योरेंस है। ऐसे ही कुछ हमारे कंट्री में प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो कि मेडिक्लेम्स का काम करती हैं। उसमें है जैसे रॉयल सुंदरम आपने सुना होगा, या फिर आपने रिलायंस सुना होगा, बजाज अलायंस सुना होगा, बिरला सुना होगा, एचडीएफसी भी करता है इसमें, इफको टोक्यो है, चोला मंडलम है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन ये मेडिकल इंश्योरेंस भी काम करती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जिसमें हम कह सकते हैं स्टार हेल्थ केयर या फिर रेलिगेयर। तो ये इसका मतलब कहने का है कि 2 टाइप की जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की और प्राइवेट, दोनों मिलकर ये इंश्योरेंस का काम कर रही है। अब इसमें एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है। कुछ पुराने टाइप जब हम शुरू शुरू में इंश्योरेंस कराते थे तब ये होता था कि रीएम्बर्समेंट, रीएम्बर्समेंट का मतलब होता है कि पहले हम एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके बाद जो बिल्स होते हैं उसके हमें पैसे वापस मिल जाते हैं। तो पहले की जो मेडिकल इंश्योरेंस थी वो रीएम्बर्समेंट पे थी। और उसमें लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी हम ट्रीटमेंट कराते थे तो ट्रीटमेंट कराने के टाइम हमें क्या करना होता था, पहले अपने पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ता था, मनी का अरेंजमेंट करना पड़ता था, जो कि एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज था। सपोज हम बाहर गए हैं कहीं और हमें वहां कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम किस तरह से उसको पहले सबसे पहली प्रॉब्लम यही थी कि फाइनेंस अरेंज करो। तो और दूसरी एक और बात हुई अच्छी कि हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है वो काफी टेक्निकल एडवांस हो गया। उसमें आजकल हम देखते हैं जैसे ब्रेन सर्जरी भी शुरू हो गई, हार्ट रिप्लेसमेंट, किडनी रिप्लेसमेंट, लिवर रिप्लेसमेंट, तो ये सारी चीजें भी डेवलपमेंट के साथ साथ आती गई।
अब इससे क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल ये सर्जरीज करते हैं उनको स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए था, स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए थी, जिसके कारण उनको बहुत फाइनेंस का जरूरत थी। और वो फाइनेंस कहाँ से लाएंगे? जब हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो हम ही से चार्ज करेंगे। इसलिए एक ये चैलेंज हो गया। और तीसरा ये हो गया कि जो ट्रीटमेंट है, इंश्योरेंस, जब हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमें बहुत सारे पैसे, मतलब हमें बहुत सारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये सोचते हुए, इंश्योरेंस कंपनी ने ये सोचते हुए हमारे लिए एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसे हम कहते हैं टीपीए। टीपीए का मतलब है थर्ड पार्टी एश्योरेंस। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेंगे, पॉलिसी लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपको जो है कैशलेस इंट्रोड्यूस कर दिया। कैशलेस का मतलब है कि अब आपको कोई पैसा देकर नहीं जाना, आपको सिर्फ अपना कार्ड दिखाना है, और वो कार्ड दिखाने के बाद आप क्या करेंगे, अपना कैशलेस करवा सकते हैं हॉस्पिटल में। तो ये और टीपीए जो है एक और काम करता है। टीपीए जैसे हॉस्पिटल का मैंने बताया कि बहुत ओवर चार्जिंग, या आप कह सकते हो कि उनकी नीड थी इतने पैसों की, क्योंकि हमारे लिए वो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट ने ये किया कि ताकि किसी भी कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो और किसी भी हॉस्पिटल को भी प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने टीपीए के साथ मिलकर हॉस्पिटल के रेट्स नेगोशिएट किए, ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो, ना तो ओवरचार्जिंग हो और ना ही हॉस्पिटल्स लॉस में जाए। तो उन्होंने ये किया कि एक आपस में एग्रीमेंट, टीपीए का और हॉस्पिटल का एग्रीमेंट बनाया, जिससे वो लोग एक अपने हॉस्पिटल्स के रेट्स तय करते हैं, रूम रेंट है, मेडिकल चार्जेस हैं। तो इस तरह जो है सब टीपीए का एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। इसके अलावा अब टीपीए है क्या चीज? टीपीए है एक, जैसे सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको एक IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसका कि हैदराबाद में हेड ऑफिस है। तो ये सारी जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड, चाहे वो फायर इंश्योरेंस है, चाहे वो थेफ्ट है, चाहे वो कुछ भी, जितने लाइफ इंश्योरेंस है, ये सारा उनको रेगुलेट करता है। अब टीपीए को भी लाइसेंस मिलता है। टीपीए लाइसेंस के बिना नहीं चल सकता, पहले टीपीए को लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद लाइसेंस लेने के बाद जितने इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ टाइप करना पड़ता है। उसके बाद IRDA की भी रेगुलेशंस होती हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर टीपीए को काम करना पड़ता है। तो टीपीए अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जो एक होती है कंपनी, एक जिप्सा है, जिप्सा करके कि जनरल इंश्योरेंस, जो कि सारी इनकी एसोसिएशन है जिप्सा। तो ये एसोसिएशन क्या करती है, टीपीए को साथ लेकर, इंश्योरेंस कंपनीज को साथ लेकर, सारी पब्लिक सेक्टर की जो है वो सब मिलकर हॉस्पिटल के साथ फिर से रूम रेंट सब कुछ तय करते हैं, जिससे कि फिर पब्लिक वेलफेयर का उसका ध्यान रखा जाता है। तो अब टीपीए का अपने आप में सिर्फ क्या करना है, आप जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस होता है तो टीपीए के पास डेली एक अपडेट, आपने आज इंश्योरेंस कराया, किसी भी टीपीए के पास आपका जो है लाइफ हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री आपकी, आपका फोटो, आपकी पॉलिसी डेली अपडेट होता है। इसके साथ ही टीपीए जो है क्या करता है, टीपीए सारे हॉस्पिटल्स के साथ, जितने उसके हॉस्पिटल नेटवर्क में है, उसके साथ वो अपना टाई अप करता है। अब जब भी आपको कोई भी पॉलिसी होती है, आपका जो हिस्ट्री जब टीपीए के पास आ जाती है, तो वो अगले दिन आपके लिए, देखिए मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, ये कार्ड आपको मिलता है। कैन यू सी दिस? ये कार्ड आपको इशू किया जाता है। किसी भी टीपीए के पास आपका अगर इंश्योरेंस पॉलिसी पहुंचती है तो ये कार्ड है। इस कार्ड में देखिए सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा है, नेशनल इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी, जिस कंपनी से आपका इंश्योरेंस हुआ है उस कंपनी का इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आप टीपीए का कार्ड नंबर, ये टीपीए कार्ड नंबर लिखा हुआ है। टीपीए कार्ड नंबर का मतलब है कि आपका इस नंबर पर आप रजिस्टर्ड हो टीपीए में। इसके बाद आपका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, और नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एज, ब्रांच कोड। ब्रांच कोड का मतलब है कि ये जो कार्ड है मेरे पास, ये सोनीपत का है, तो सोनीपत का कार्ड है, इसका मतलब आपका ब्रांच का नंबर वो सोनीपत में ये वाला है। इसके साथ फिर आपका वैलिडिटी, देखो अब वैलिडिटी भी लिखी हुई है इसमें कि आपकी पॉलिसी कब तक वैलिड है। वैलिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी।
इसके बाद फिर आपका नाम, एज और एड्रेस। ये तो आपकी जो भी कस्टमर है उसकी आईडी, उसको जो भी कोई आपका इंश्योरेंस होता है, कोई भी टीपीए आपको ये इशू करता है। इसके बाद इसके पीछे देखिए आप, पीछे जो है इसमें अभी आपको शायद नहीं दिख रहा, इसके पीछे आपका जो टोल फ्री नंबर है टीपीए का जो टोल फ्री नंबर है। अब वंदना जी ने पूछना चाह रही थी कि प्रॉब्लम्स होती है तो हम क्या करें, तो ये जो टोल फ्री नंबर है ये आपको कार्ड के पीछे ही दिया जाएगा। इसमें आप कभी भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं। अशिमा जी इसके अलावा मेरा इसमें लिखा हो, इसके अलावा इसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस सारी लिखी हुई है। तो मतलब कहने का, दिस कार्ड इज सो इम्पोर्टेंट लाइक पासपोर्ट। जितना पासपोर्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही ये कार्ड इम्पोर्टेंट है। मैं जो आपसे सवाल कर रही थी, जैसे हमारी कैशलेस पॉलिसीज हैं, हम हाँ जब जी, हाँ हमें डॉक्टर ने बोला सुबह कि आप अब डिस्चार्ज हो सकते हो, तो why does it take 6 p.m. in the evening to get everything processed? क्यों नहीं वो चीज हरी अप हो सकती कि आप लोग या जो भी या हॉस्पिटल के किसकी वजह से ये शाम के 6 बजते हैं पेशेंट को डिस्चार्ज कराने में? वो कहते हैं टीपीए से हमें अभी वो नहीं आया है कि आपकी कैशलेस है, हाँ तो जी, हमारे पास, तो मैंने पर्सनली 2 बारी खुद पैसे देके अपने पेशेंट को घर लेके आई हूँ, फिर वो बाद में टीपी पैसे आए, उन्होंने चेक रिफंड करा, तब ऐसे हुआ। तो व्हाई इट टेक सो लॉन्ग? इसमें यह है कि हॉस्पिटल की भी मिस्टेक होती है, क्योंकि वो लोग डिस्चार्ज स्लिप्स, आपको जो डॉक्यूमेंट्स टीपीए को चाहिए होते हैं वो ठीक से टाइम से प्रोवाइड नहीं करते। वो टीपीए का नाम लगा देते हैं और टीपीए के पास जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, डिस्चार्ज स्लिप नहीं मिलती, तब तक वो लोग आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकते। जो कि आपकी हिस्ट्री लिखी हुई है उसमें पूरी की पूरी, जब तक वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर, आपका कई बार ओवर चार्ज कर लेते हैं, या आपकी कुछ, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग अपना पर्सनल चीजें खरीदते हैं उसका खर्चा लगा देते हैं, तो इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो लोग नहीं, आपको टाइम लग जाता है। और कई बार टाइम ऐसा होता है, सपोज आपको, कई हमारे पास पेशेंट्स आते हैं रात को 2:30 बजे फोन करते हैं, तो कई बार टाइम भी ऐसा होता है कि एकदम से, वैसे 24/7 जो जितने भी ये टीपीएस हैं वो एंटाइटल्ड है 24/7 काम करने के लिए। नहीं, वो वो बात मैं 24, आपकी मानती हूँ, जैसे अब हर हॉस्पिटल को पता ही है कि भाई टीपीए की ये रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, सबको पता है, एवरीबडी हैज अ टीपीए डेस्क इन देयर हॉस्पिटल, चाहे छोटा हॉस्पिटल है चाहे बड़ा हॉस्पिटल है, सबके वहाँ टीपीए डेस्क है, टीपीए वाला आदमी वहां हमेशा बैठा हुआ है, हॉस्पिटल वालों को भी पता है कि भाई ये सब कागज हमें चाहिए टीपीए को देने को, तो वाई उनका भी तो क्योंकि नुकसान ऐसा हो रहा है, वो तो उसी दिन का चार्ज लगा रहे हैं, लेकिन अगर पेशेंट 6 बजे डिस्चार्ज हो रहा है तो उन्हें लंच भी देना पड़ेगा, शाम की चाय भी देनी पड़ेगी, और उसके हिसाब नहीं, से वो तो उसका आपका डाइट। लॉस है ना, आपके पास पैसों में आ जाएगा ना, आपका चार्ज हो जाएगा ना। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसमें कि आप ना चाहते हुए भी देर हो जाती है, क्योंकि कई बार ओके, हॉस्पिटल के पास बहुत रश होता है और वो ठीक से कई बार टीपीए से भी कन्वे नहीं हो सकता, मे बी इट इज पॉसिबल ऑल्सो। तो ये मतलब डेलिबरेटली कुछ नहीं होता, तो कई बार हॉस्पिटल ही पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं कर सकता, या उसको पॉलिसी में कुछ लोग दिखते हैं, तो इसलिए ये सब हो जाता है। तो बेटर है कि आप अपने टीपीए से ही सीधा टोल फ्री नंबर पे बात करके इनसे क्लियर कर सकते हैं। बेटर यही होना चाहिए कि आप टीपीए पे टोल फ्री नंबर पे बात कर लो, तो आपकी ठीक, सारी प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आप तो प्लीज मैं कैरी टीपीए ऑन के, करिए। हाँ जी, तो मैं टीपीए के बारे में बता रही थी कि टीपीए क्या है, कि इंटरमीडिएट का काम करता है, किसमें, इंश्योरेंस कंपनी में और हॉस्पिटल में, कस्टमर में, आई कैन से कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये इंटरमीडिएट का रोल करता है, कि जो भी पॉलिसी हम करेंगे उसको जो प्रोसेसिंग करनी है वो हमें करनी चाहिए। तो अब ये आपको मैंने बताया कि डेली जो है, जब भी आपका इंश्योरेंस होगा तो वो टीपीए कंपनी के पास सेम डे आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री, आपकी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है, ये इवन ये भी देखो कार्ड पे लिखा होगा आपके कि ये आपकी नेशनल परिवार मेडिक्लेम है या कौन सी पॉलिसी है, ये आपको बता देंगे वो लोग। उसी टाइम जब आप चाहते हो पूरा का पूरा बायोडाटा उसमें आ जाएगा। ऐसे ही डेली जब भी टीपीए के पास लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स होती है, अब ये देखो आपकी जब भी पॉलिसी कार्ड आएगा तो आपके पास ये गाइड आएगी, आपके पास पासबुक गाइड, इसमें लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स रहेगा हमेशा। तो ये जो, और आप उसको चेक कर सकते हो, उसके ऊपर आईआरडीए लाइसेंस नंबर भी होगा।
तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स पता होना चाहिए। तो ये हॉस्पिटल डेली अप टू डेट रखते हैं, डेली इसमें चेंजेस होते हैं, कौन सा प्लस हो गया, कौन सा माइनस हो गया। तो ये लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है मेन बात ये है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम ये सोचते नहीं, हम हमेशा कहते हैं नहीं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम नहीं बीमार हो सकते, हम घूमने के शौक में या बाहर जाने के शौक में हमें ये अपना कार्ड जो है इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो हम क्या करते हैं, इसको या तो घर में कहीं भी डाल देते हैं, कभी इसका ध्यान नहीं रखते कि कहाँ रखा है, जबकि दिस कार्ड इज टू मच इम्पोर्टेंट। अगर आप कार्ड नहीं ले जा सकते बाहर जाते हुए तो एटलीस्ट आप उसकी दोनों साइड की पिक्चर अपने फोन से लेकर अपने साथ जरूर जाना चाहिए, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप टोल फ्री नंबर पे ये बात करके आप कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। अब ये है कि सारे के सारे हॉस्पिटल्स, हम हर जगह, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम हॉस्पिटल्स टीपीए की लिस्ट में नहीं होता। तो अब इसमें ये नहीं है कि अगर टीपीए की लिस्ट में वो हॉस्पिटल नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। ट्रीटमेंट तब भी होगा। तो आपको क्या करना है वहां पर, फिर आपको रीइंबर्समेंट लेना है। आप अपना ट्रीटमेंट कराइए वहां पर। ट्रीटमेंट करने के बाद जो बिल्स आएंगे, जो बिल्स हैं, आप उनको वापस आकर टीपीए से रीइंबर्समेंट ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। जब भी हम पॉलिसीज लेते हैं, पॉलिसीज लेने के टाइम हमें अवेयर होना चाहिए। अवेयर कैसे होना है कि आपको उसके क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस पता होना चाहिए। एक चीज क्लियर है कि टीपीए पॉलिसीज नहीं बेचता, पॉलिसीज आपको एजेंट से ही लेनी है। एजेंट जब पॉलिसी देता है तो आपको सबसे पहले कोशिश करिए कि आप, वैसे सारी पॉलिसीज अच्छी हैं, फिर भी आपको क्या सूट करता है ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्योंकि जैसे सपोज कई पॉलिसीज में मैटरनिटी से रिलेटेड नहीं होता कुछ भी। अब अगर आपको मैटरनिटी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी लेनी है तो आप यू शुड चेक योर एज। आपको अपनी एज देखनी है, ये नहीं कि हमारी एज के लोग मैटरनिटी के लिए पॉलिसी ले रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी पॉलिसी हमें सूट करती है। कई पॉलिसीज कस्टमाइज भी हो जाती हैं, ये भी है। आपको देखना है कि आपको क्या क्या लेना चाहते हो, कितना अमाउंट लेना चाहते हो, और पॉलिसी में फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड कराना चाहते हैं क्या। और कई बार ये होता है कि कई घर में जो जेंट्स हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में पूरी की पूरी ग्रुप पॉलिसी होती है कई बार, तो उसमें आपको, जो आपके पेरेंट्स भी कवर्ड हैं, आप खुद भी कवर्ड हो, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात होती है रूम रेंट की। अब कई बार, अच्छा सबसे पहले क्या होता है कि आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, जैसे आप अपना कार इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं, वैसे ही आपको इस पॉलिसी का ध्यान रखना है। अब इसमें 1 मंथ ग्रेस पीरियड भी देते हैं हम लोग, सब मतलब इंश्योरेंस कंपनीज 1 मंथ ग्रेस पीरियड देती है। अगर आप भूल गए तो 1 मंथ तक आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, आप उसमें अगर रिन्यू करा लेंगे तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको रिन्यू नहीं कराते तो आपके बहुत सारे वेटिंग पीरियड्स हैं, बहुत सारी, जो आपकी 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड है वो लैप्स हो जाएगा। फिर जब आप फ्रेश पॉलिसीज को कंसिडर करेंगे फिर दोबारा से वो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। कई कई आप जैसे स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप पोस्टपोन करते हैं, आप उनको पोस्टपोन करते रहते हैं ताकि उसका वेटिंग पीरियड निकल जाए और आप लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकें। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। और जितनी पॉलिसी आपकी पुरानी होगी वो आपकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। इसको आप ऐसे एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट में अगर हमारा कोई एक पर्टिकुलर शॉपकीपर है तो वो हमें बेनिफिट्स देगा ही देगा। तो इसलिए हमें अपनी जितनी पुरानी पॉलिसी हैं उतनी अच्छी हैं। प्लीज बी केयरफुल, आपकी जो पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात इसमें ये होती है कि हम जाते हैं हॉस्पिटल में, जैसी तो हम क्या करते हैं, बस सीधा कि रूम रेंट देते ही नहीं कि हमें क्या रूम रेंट लेना है, हम कहते हैं हमें बेस्ट वाला रूम दे दो। लेकिन होता क्या है कि आप जो अपनी पॉलिसी जितने अमाउंट की लेते हैं उसके 1% जो अमाउंट है उसके लिए एंटाइटल्ड है। सपोज आपने 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ली तो आप 10,000 रुपए के रूम के लिए एलिजिबल हैं। अब आप अगर बाई चांस जब आप पॉलिसी लेते हैं तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि कई पॉलिसी में तो आप डिफरेंस देके आपका काम हो जाता है कि अगर आपका 10,000 आपका एंटाइटलमेंट है और आपने 15,000 का रूम ले लिया
तो आप 5000 दे देंगे तो आपका काम ठीक हो जाएगा। लेकिन कई पॉलिसीज में क्या होता है कि जितने रूम रेंट आप देते हैं, सपोज आपने 10 की बजाय आपने 15,000 का आपने रूम ले लिया, तो आपके सारे ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली चला जाएगा। तो पॉलिसी लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि रूम रेंट का क्या सीन है, रूम रेंट उसमें कैसे लिखा हुआ है, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब कुछ जिन लोगों ने पॉलिसीज कराई है 2006 में, उन लोगों को शायद ये चीज क्लियर ना हो पाए, क्योंकि 2007 तक रूम रेंट की कोई क्लॉज नहीं थी, आप कोई भी रूम ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको हर पॉलिसी में रूम रेंट देना है, तो अपना क्लियर करना है कि आपने रूम रेंट दिया है तो आपने उतने ही एंटाइटलमेंट के लिए आप रूम ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेंगे तो वी हैव टू बियर दिस। एक ये मेन प्रॉब्लम है। दूसरा है कि आपको सबसे पहले जब जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और हमें नहीं पता हाउ टू प्रोसेस दिस। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके पास कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। अब कार्ड है तो कार्ड आप जाएंगे, टीपीए डेस्क मिलेगा आपको हर हॉस्पिटल में, वहां पे आपको उस कार्ड को देखकर आपकी पूरी की पूरी आपकी जो पॉलिसी है, या आपका कितने अमाउंट का इंश्योरेंस है, या आपका कितना रूम के लिए रूम रेंट है, आपको डॉक्टर का क्या क्या इसमें है, वो सब आपको उसमें आ जाएगा। तो आपको डॉक्टर्स मिलेंगे वहां पर जो आपको पूरी तरह गाइड कर देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आपको उस कार्ड के पीछे फिर से मैं बताऊंगी कि टीपीए के टोल फ्री नंबर से आप उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी एडमिट होता है तो सबसे पहले हमारा क्योंकि हमारा इमोशनल रिलेशन होता है उसके साथ, तो हमें ये चीज समझ नहीं आती जाकर कि हमें क्या करें, अब हम क्या करें। तो टीपीए डेस्क आपको मिलेगा, वो लोग आपकी अच्छे से हेल्प करेंगे। तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, एक तो रूम रेंट की, और आपका कार्ड जो है उसमें पॉलिसी में ब्रेक नहीं होना चाहिए, मस्ट बी कंटिन्यूड रेगुलरली। सबसे पहले तो ये वाली बात है। अब जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसमें मेडिकल जो है, आपका ट्रीटमेंट, आपकी एक्सरेज, आपकी फिल्म्स, आपकी मेडिसिन, डे केयर जो है, आपकी डॉक्टर की विजिट, आपका फूड, वो सब इंक्लूडेड होता है। अगर आपको कोई ओवर चार्ज करने की कोशिश करे, यू कैन गो एंड आस्क व्हाई। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आपका जो रूम रेंट है वो आपसे ज्यादा लिया जा रहा है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, फिर से आप टीपीए से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और है कि आप जब भी कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो आप कोई भी टीपीए उनसे डिमांड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टीपीए चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर टीपीए के लिए पूछ सकते हैं, आपको वो टीपीए दे दिया जाएगा। तो ये टीपीए का एक बहुत, अगर आपको कोई नोन है या कुछ है तो इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद जो है, आजकल जैसे कोविड है, अब कोविड में जो है, ये तो पहली बार आया कोविड कहीं पूरे वर्ल्ड में, तो कोविड के लिए हमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी प्रोविजन नहीं था। फिर भी हमने क्या किया कि इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जिसको हम कहते हैं कोविड कवच पॉलिसी। कोविड कवच पॉलिसी, इसका जो मिनिमम पीरियड है वो है 3.5 मंथ्स और मैक्सिमम पीरियड है 9.5 मंथ्स। नो तो ये सॉरी अशीमा जी, सॉरी, जो ये है आपका कोविड कवच, तो हाँ ये जी, मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम पीरियड क्या हुआ मतलब? जैसे ये आपकी मेडिकल इंश्योरेंस वाले तो उसमें भी पीरियड्स होते हैं ना कि 1 साल का है, 5 साल का है, हाँ हाँ, ऐसे इसमें भी पीरियड रखा गया है 3.5 मंथ्स से लेकर मिनिमम 3.5 मंथ्स और मैक्सिमम 9.5 मंथ्स। तो ये, लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये दिस इज ओनली फॉर कोरोना, दिस इज नहीं तो ओनली फॉर कोविड। 3.5 मंथ्स फ्रॉम व्हेन? 9.5 मंथ्स फ्रॉम द नहीं, स्टार्टिंग। जैसे स्टार्टिंग आपने फर्स्ट अप्रैल को कराया तो आप मतलब इतने टाइम की पॉलिसी ले सकते हैं। आप 3.5 महीने की पॉलिसी भी ले सकते हैं, आप 9.5 महीने की पॉलिसी भी ले सकते हैं। मतलब इट इज नॉट एन एडिशनल टू दैट पॉलिसी व्हिच वी आर हैविंग? यस, दिस इज नॉट ओनली द रिस्ट्रिक्टेड पीरियड पॉलिसी। ओके ओके। तो इसमें जो कोरोना कवच पॉलिसी है, इसमें हर स्टेट ने अपना 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 एक क्राइटेरिया बनाया है कि मिनिमम जो एक्सपेंडिचर वो हॉस्पिटल हमसे कितना ले सकता है, मिनिमम पेमेंट, और मैक्सिमम कितना ले सकता है। तो जैसे हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 पर डे
हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज लिया हुआ है। 10,000 से ज्यादा वो हमसे चार्ज नहीं कर सकते अगर हमें कोरोना है और हम हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसी तरह अगर हम वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं, तो भी हम आईसीयू में है तो हमें 15,000 तक एंटाइटल्ड है। और अगर कोई वेंटिलेटर पे है और उसको ऑक्सीजन मतलब काफी क्रिटिकल कंडीशन है तो मैक्सिमम चार्जेस हैं इसके 18,000। तो 18,000 में जो है वो हमें पे करने हैं, इससे ज्यादा पे नहीं करने हमें। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? मास्क, ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मेडिसिन या आपके मास्क, जो भी डॉक्टर्स की पीपी किट और मेडिसिन सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये अच्छा, ये चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि कोरोना कवच पॉलिसी जो है दैट इज ओनली फॉर कोरोना कोविड। और जो हमारी मेडिकल वाली जो पहले से हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो उसमें भी कोरोना कवर्ड है, उसमें हमें कोरोना के लिए अलग से पेमेंट नहीं करनी, उसमें भी हम एंटाइटल्ड हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये जो हम जैसे इंडिविजुअल पॉलिसी वाले लोग नहीं लेते, ये ग्रुप वाले ले रहे हैं। जो कोरोना कवच पॉलिसी है ये ग्रुप पॉलिसी, जितने कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपने एम्प्लॉइज के लिए ले रहे हैं, सारे नहीं ले रहे, फिर भी काफी लोग ले रहे हैं और इसके बहुत ही रीजनेबल रेट्स रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने। तो हमें मतलब स्पेशली लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। और इसके लिए मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप अगर आपको कोरोना है देन यू डोंट गो फॉर कैशलेस, गो फॉर रीएम्बर्समेंट। उसका कारण क्या है कि दे कैन नॉट चार्ज मोर देन द प्रेस्क्राइब्ड पेमेंट्स। तो आपको जो है फिर अगर आप कैशलेस लेंगे तो उसमें फिर आपसे वो ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रीएम्बर्समेंट लेंगे तो उसके लिए फिर वो हमसे ओवर चार्जिंग नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल एडवाइस है, बाकी आप जैसा किसी को नहीं हो तो अच्छा ही है, फिर भी किसी को हो तो उसके लिए एक मैं अपनी तरफ से एक एडवाइस दे रही हूँ। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। और एक हमारे साथ होता है मेन प्रॉब्लम किसी का, जब हमारे आसपास किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के टाइम हम लोग जो है अगर किसी की हेल्प करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो पुलिस को बुलाते हैं या हमारा कोई नोन है तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल एक्सीडेंट जाने के उसके बाद आपको जब उसको एडमिट कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है, तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर डिपॉजिट कराने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो वो एक्सीडेंट वैसे हमारा जिस दिन से हमारी पॉलिसी होती है स्टार्ट, एक्सीडेंट की केस में हमारा जो इंश्योरेंस है वो तभी से स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जो हमारी पॉलिसी से पहले की डिजीज है हमारे साथ, वो वाली और कोई भी इसमें कवर्ड नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट हमेशा इसमें कवर्ड रहता है डे 1 से। तो ये एक ध्यान रखने की चीज है कि इंश्योरेंस कराते हुए हमारा जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। इसके लिए हमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो हमें इसके अपने साथ ले जाने होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या है, एक तो आईडी कार्ड्स हैं। आईडी कार्ड्स क्या है, एक फील्ड क्लेम फॉर्म होता है वो हमें चाहिए। इसके बाद बिल, मतलब ये मैं इंश्योरेंस लेने के टाइम की बात बता रही हूँ कि अगर हमारा कोई नोन है या कोई भी और है जिसको हम हेल्प कर रहे हैं एक्सीडेंट के लिए, तो उसके लिए जब भी हम उसको एडमिट करते हैं उसके डिस्चार्ज क्लेम लेने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो फील्ड क्लेम फॉर्म चाहिए, क्लेम फॉर्म देते हैं वो हमें, उसको हमें भरना अच्छे से। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का फाइनल बिल चाहिए कि हॉस्पिटल ने हमें कितना बिल दिया है। इसी के साथ साथ हमें वहां की डिस्चार्ज समरी चाहिए, वो हमें हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज समरी देते हैं, वो भी हमें इंश्योरेंस के लिए टीपीए को देनी होती है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, जिसको हम एक्सरे कहते हैं या फिल्म्स होती हैं या फिर हमारी कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके भी हमें इसके देने होते हैं। इसी तरह एफआईआर, सबसे बड़ी बात है, हमें उस टाइम एफआईआर की कॉपी चाहिए। एफआईआर एक्सीडेंट के केस में बहुत ही मस्ट है। इसी तरह बेड सर्टिफिकेट। अब इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि वो जो जिस हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट हुआ है वो मिनिमम 15 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए, मतलब या फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उनको रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराइए, अदरवाइज फिर आपको इंश्योरेंस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अपना कैशलेस लेना है
तो हमारे पास वैलिड जो भी है हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड्स होने चाहिए, हमारा टीपीए का कार्ड होना चाहिए, या फिर जो भी आपकी इंश्योरेंस है आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंश्योरेंस में हम कितना अमाउंट तक एंटाइटल्ड है। और उस इंश्योरेंस को लेते हुए हमें जो हिडन कॉस्ट है, उस हिडन कॉस्ट को हमें बहुत ध्यान में रखकर वो काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारी प्राइवेट पॉलिसीज है उसमें वो नहीं होता, या प्राइवेट में कई बार होता है कि कट लग जाता है आपके पेमेंट्स में, तो वो भी कट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारी जो पॉलिसी करा रहे हैं उसका हम प्रीमियम दे रहे हैं तो हम कितने अमाउंट तक के ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि बी विजिलेंट। अगर कोई हॉस्पिटल आपसे ओवर चार्जिंग कर रहा है, देन गो एंड आस्क व्हाई इट इज बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम यू, क्यों इसका चार्ज लिया जा रहा है। आपको ये नहीं कि उन्होंने चार्ज कर लिया और आप चुपचाप देकर चले गए, तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इसी तरह जो है, आपको मैंने रूम रेंट के बारे में बताया था कि हाउ टू फिक्स द रूम रेंट बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। तो मैंने आपको बताया था जिप्सा के बारे में। जिप्सा क्या है? जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करती है, ये हम सबको पता है। हम लोग तो ये नहीं कि सिर्फ अपने प्रॉफिट हैं, जितने प्राइवेट लोग हैं वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है पब्लिक, तो हॉस्पिटल के ओवर ना हो इसके लिए जिप्सा जैसा एक एसोसिएशन। ये जिप्सा क्या है? सारी जो इंश्योरेंस कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, जो मैंने आपको बताया था, नेशनल है, ये जो 4 पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, ये मिलकर एक एसोसिएशन बनाती हैं, हॉस्पिटल के साथ टाई अप्स करती हैं, हॉस्पिटल के साथ मिलकर की, ताकि हम सबको बेनिफिट रहे, किस कोई की मुझे अशीमा जी की आवाज नहीं आ रही, और किसी को आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही है, फ्रोजन हो गई है वंदना दी। I think she's lost her connection, I believe. हाँ. And she was going so nicely. Yeah, you want to sum it up a little, whatever you understood, for the others to take it up from there? हाँ, जहां तक मेरे को समझ में आया है, and the TPA is the third party insurance which is basically हमारे को कनेक्ट कर रही है एक कंज्यूमर को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वालों से। They are just trying to help us out, और इनका डेस्क हर हॉस्पिटल में होता है। ये थर्ड पार्टी है जो आपका, जो आपने इंश्योरेंस ले रखी है, वो आपको दिलवाने में, आपको इंश्योरेंस, आपका पैसे कैशबैक या उसका चीज है। हाँ, आशिमा जी सर, आप का कनेक्शन लूज हो गया था, आप म्यूट पे हैं। हाँ हाँ, आ गए सर, ठीक है, प्लीज। हाँ जी, सॉरी, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात तो नहीं। मैं जिप्सा के बारे में आपको बता रही थी। आशिमा थोड़ी सी ऊपर से अलाइनमेंट ठीक कर लो, थोड़ा पास कर लो। हाँ, बस बस बस, गुड, ग्रेट। तो इसमें जो है जिप्सा में मैंने बताया था आपको कि ABCD 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई है हॉस्पिटल्स की, अकॉर्डिंग टू देयर बेड्स, ओटीज, नंबर ऑफ पेशेंट्स टू बी एडमिटेड, और क्या क्या फैसिलिटीज वो हमें देते हैं। तो इस तरह उन कितने डॉक्टर्स एम्प्लॉय किए उन्होंने, क्या क्या उनकी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई हुई है। अब और इसी तरह उन्होंने जो है PPM प्रेफर्ड प्रोवाइडेड नेटवर्क, ये जो है, ये इसके अकॉर्डिंग हमने जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनको भी कैटेगराइज किया हुआ है। तो वो कैटेगराइज इसलिए किया है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो उनको जो ये जो जिप्सा है उनके अकॉर्डिंग हमें कैशलेस देनी पड़ती है। ये नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग, वो लोग हमसे चार्ज नहीं कर सकते। जो कैशलेस है वो इस जिप्सा की अकॉर्डिंग ही हमें उनको देनी पड़ती है। और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं जो जिप्सा के अंदर नहीं आते, वो
हॉस्पिटल को टीपीए अपनी इंश्योरेंस कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनको पेमेंट करते हैं, उनके जितने भी ट्रीटमेंट के हैं वो उनके अकॉर्डिंग वो उनको पे करते हैं। इसी तरह जो है गवर्नमेंट ने कुछ और पॉलिसीज भी स्टार्ट की हुई है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी पॉलिसीज हैं। तो और विद्यार्थी पॉलिसी है, विद्यार्थी पॉलिसी है स्टूडेंट्स के लिए, नाम से पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत कम प्रीमियम पे कुछ पॉलिसी स्टार्ट की हुई है। और जो मैंने आपको सीनियर सिटीजन पॉलिसी बताई है उसके साथ भी वो कुछ ना कुछ लेस प्रीमियम पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई है। तो इसमें ये जो हमें अवेयर होना चाहिए एक तो पॉलिसीज के बारे में, इसके लिए हम नेट पे सर्च कर सकते हैं या फिर हम इससे किसी अपने एजेंट से पूछ सकते हैं। तो टीपीए का मतलब ये नहीं है कि आपकी पॉलिसी टीपीए करेगा, ये तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। टीपीए का नाम लेते ही सबको लगता है कि शायद मेडिक्लेम करने वाली कोई कंपनी है, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। टीपीए नेवर डज एनी मेडिक्लेम, इट ओनली प्रोसेसेस द मेडिक्लेम्स। तो एक जब भी हम टीपीए की बात करते हैं तो शायद उनको लगता है कि कोई भी टीपीए जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और उनको जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट करके अपनी पॉलिसी सेल करने की कोशिश करता है। नहीं, TPA is only for the welfare of people. It is an intermediate between the customer and the company. वो आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। टीपीए को सिर्फ आपका इंश्योरेंस हो रहा है, आपकी जो आपको कैशलेस मिल रहा है, आपको जो भी मिल रहा है, टीपीए को सिर्फ फिक्स फीस मिलती है। और टीपीए को सबसे बड़ी बात है कि टीपीए को कुछ एक्स्ट्रा वेलफेयर की मतलब किसी कई बार होता है कि हॉस्पिटल ओवर चार्ज करता है, तो या फिर कोई हिडन कॉस्ट है या फिर आपको नहीं पता, कई बार आप कहते हो हमें ये वाला ट्रीटमेंट कराया हमें पैसे नहीं मिले, तो टीपीए सारी कॉम्प्लिकेशंस को क्लियर करता है। तो टीपीए का कॉन्सेप्ट जो है ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कैशलेस के लिए, क्योंकि जैसे हम बाहर जाते हैं तो एकदम से हमें कार्ड दिखाकर हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो कार्ड इज सो इम्पोर्टेंट। आपको दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है। आप अपने घर में आज कार्ड देखिए आप लोगों ने कहाँ रखा हुआ है और कौन सी कंपनी का कार्ड है। सबसे पहले आप उसको अपने फोन में क्लिक करके रखेंगे। दूसरा, आपको पॉलिसी को ब्रेक नहीं करना। पॉलिसी ब्रेक होते ही आपके बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे। और तीसरा, बी पॉजिटिव बट बी विजिलेंट। आपको क्या करना है, इस कार्ड को बाहर जाते हुए आपको अपने साथ जरूर रखना है। आपको पता होना चाहिए कि कार्ड की फोटो या कार्ड आपके पास है। आपको ये और हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी देखते रहना है, या फिर आपको जो गाइड बुक दी जा रही है उसको भी आप साथ रखेंगे। अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आप विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम जितना भी प्रोसेसिंग है हम इसको विद इन इंडिया बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही जब हम ओवरसीज जाते हैं, हम कई बार ओवरसीज जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम मेडिकल से रिलेटेड की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें आप जब बाहर जाते हैं तो दैट ट्रीटमेंट इज टू मच एक्सपेंसिव। आप बाहर यूएस में जाएंगे, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएंगे, कहीं भी बाहर जाएंगे, दैट इज टू मच कॉस्टली। वो हमारी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारा जो पैकेज से ज्यादा खर्चा हमारा ट्रीटमेंट पे हो जाता है। तो जब भी हम बाहर जाएं, ओवरसीज जाएं, अब्रॉड जाएं, तो हमें क्या करना है, अपने एजेंट से ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में पूछना है। उसके बारे में उसकी जो है, जैसे यूएस में ये बहुत ही कॉस्टली है, तो आप अपना इसमें ये है कि जैसे आपका टाइम पीरियड है ओवरसीज मेडिकल पॉलिसी का, वो उतने दिन का आप लेंगे जितने दिन आपको बाहर जाना है। आपको वो 1 ईयर 2 ईयर का नहीं मिलता। आप जितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं उतने दिन का ही लेते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। जैसे आपको शायद पता होगा कि हम जब जाते हैं तो हमने इंश्योरेंस करा के जाते हैं अपने लगेज का भी। तो लगेज का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, ये तो नहीं लगेज गुम जाएगा, नहीं, हम विजिलेंट होते हैं कि अगर गुम गया बाय चांस तो हमें कुछ ना कुछ तो वापस मिल जाएगा। तो इसी तरह जब हम ओवरसीज में जाते हैं घूमने के लिए, तो हमें क्या करना है, ओवरसीज मेडिक्लेम लेकर जाना है। इसकी पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी हर कंट्री के लिए डिफरेंट है। इसके साथ साथ टाइम पीरियड के लिए भी, जितने ज्यादा टाइम की होगी उतने ज्यादा उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं। तो एक ये ओवरसीज पॉलिसीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ताकि मतलब ये जैसे हम मेडिक्लेम की बात करते हैं तो कई बार हमारे माइंड में आता है कि नहीं हम कौन सा बीमार हो रहे हैं, और आप मानेंगे कि जितने भी एजुकेटेड लोगों के पास भी मेडिक्लेम्स नहीं है। तो आई एडवाइस के मेडिक्लेम पॉलिसी हर आज की डेट में इतनी अनसर्टेनिटी है, कोविड के टाइम से हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हर किसी को मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए। ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, बी क्लियर, लाइफ इंश्योरेंस इज डिफरेंट थिंग, मेडिक्लेम इज डिफरेंट थिंग। तो ये आपको अपना कोई भी एजेंट चूज करें, कितनी आपकी कैपेसिटी है, कितने मेंबर्स आप कवर करना चाहते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है, और कौन सी पॉलिसी कितने पीरियड की है, प्रीमियम देखकर भी और फैसिलिटीज देखकर आपको ये पॉलिसी लेनी है। इसके साथ साथ आपको जो है अपने टीपीएस पूरे इंडिया में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 12 to 13 ओनली 12 to 13 टीपीएस है, और कुछ जो है ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं या उनके अपने इन हाउस टीपीएस भी हैं, लेकिन काफी जो हमारी पीएसयू सेक्टर है उसमें जितने भी टीपीएस हैं वो आउटसोर्स करते हैं। बेसिकली इट्स अ केपीओ, बीपीओ आपने सुना होगा, टीपीए इज अ केपीओ जो आपको एक फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया। तो ये इसके साथ ही मेरा आपको जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। तो मेरे इतना मेरा मतलब आपका लेक्चर खत्म होता है, आप पूछ सकते हैं आपको जो भी किसी को पूछना हो तो। थैंक यू अशीमा जी, बहुत नॉलेजेबल सेशन रहा ये। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, ओपन द सेशन फॉर ऑल द व्यूअर्स, जिसको भी जो पूछना है कैन रेज हैंड और राइट इन द चैट बॉक्स, तो हम वो अनम्यूट करके उससे पूछ लेंगे। आपने मुझे अभी आपने बीच में बताया कि कोरोना के टाइम पे आपको कैशलेस नहीं लेना चाहिए, रिएम्बर्स कराना चाहिए। एडवाइस है। हाँ एडवाइस है आपकी, तो क्यों आपने एडवाइस ऐसा किया? क्योंकि आप देखिए कोई भी हॉस्पिटल 10,000 पर डे चार्ज नहीं कर रहा। ओके, इट इज मोर देन दैट। ओके। और उसमें क्या होता है, क्यों होता है वो, जबकि मैंने आपको बताया कि पूरे पीपी किट, मास्क, फूड, वेंटिलेटर, हर चीज इंक्लूडेड है, फिर भी वो क्योंकि उनका ओवर एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब उनके खर्चे नहीं निकलते, देन दे कैन चार्ज मोर देन दैट, वो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। और जब आपको वैसे आप कैशलेस नहीं लेंगे, आप रीएम्बर्समेंट लेंगे, तो आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको बिल देना पड़ेगा। इसलिए और एक चीज इसमें और है, मैं जो बताना रह गया, कोरोना में अगर कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और हॉस्पिटल में रूम नहीं है, तो आप होम ट्रीटमेंट पे भी ऑप्शन ले सकते हैं। होम ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास। आपने शायद सुना होगा कि मेदांता और मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स में होम क्वारंटीन या होम ट्रीटमेंट के भी पैकेज निकाले थे। अच्छा, दैट पैकेज इज इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस? यस। ओह वेरी नाइस, हमें नहीं पता था। ये इंक्लूडेड है। ओह इसमें मतलब आपको घर पे सिस्टर आएगी, घर पे आपके पास नर्स रहेगी, आपको जो वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए, वो आप सब आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। डॉक्टर्स की विजिट भी होती है उसमें एक दो, तो वो सब है। होम क्वारंटीन या होम ट्रीटमेंट का भी इसमें एक प्रोविजन है। वेरी नाइस, वी वर नॉट, आई वाज नॉट अवेयर कि ये भी इंश्योरेंस में कवर्ड है। इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। सपना जी ने बोला था कि मैं लेक्चर देते हुए बहुत कुछ सीखती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने भी 15 साल में इतना नहीं सीखा जितना 15 दिन में सीखा। वेरी नाइस, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आई और आप अपनी नॉलेज के साथ साथ हमारी नॉलेज भी बहुत बढ़ाई है। एंड अशीमा जी, एक क्वेश्चन है किसी का, आई डोंट नो वेदर इट्स रिलेवेंट टू यू और नॉट, व्हिच मेडिक्लेम इंश्योरेंस वुड बी गुड फॉर अ सीनियर सिटीजन? ये आपसे राय मांगना चाह रहे हैं, जबकि ये मुझे पता आपकी फील्ड नहीं है, बट इन केस यू वांट टू गिव एन एडवाइस। मैंने अभी बताया आपको, सीनियर सिटीजन पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है सीनियर सिटीजन पॉलिसी। वो कोई भी सीनियर सिटीजन है, देन दे कैन गो फॉर दिस। इवन देखो इसमें एक और चीज भी मैं बताना चाहूंगी आपको, कि जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग हैं, आर्मी वाले लोग हैं, डिफेंस वाले लोग हैं, उनको इस मेडिक्लेम की जरूरत नहीं पड़ती। उसका रीजन है कि उनको सीजीएचएस पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम उनको मिलती है। उनको क्या करना होता है, उनको कार्ड मिलता है, दे कैन डायरेक्टली गो टू द हॉस्पिटल, प्रेस्क्राइब्ड हॉस्पिटल्स ओनली, देन दे गेट ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में है,
आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ नहीं करना, नो टीपीएस नथिंग। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप वहां पे काम कर रहे हैं, तो आपके जो वहाँ टीपीए वाले को वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोग। तो आपको कुछ नहीं करना है, गो टू हॉस्पिटल एंड टेक द ट्रीटमेंट, नो पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है उस टाइम। आशिमा, एक मेरा क्वेश्चन है कि जो टीपीए है, तो ये यू मीन टू से प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो हॉस्पिटल के डेस्क हॉस्पिटल में बैठे हैं, सब प्राइवेट लोग हैं ना? टीपीए जो है नहीं, वो दैट इज नॉट प्राइवेट। तो they have to acquire a license from IRDA, भाभी। ओके, सो हाँ, हाउ डज द टीपीए गेट्स पेड? मतलब वो क्या कंज्यूमर से हमसे रहते हैं पैसे, उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, उनका क्या क्या तरीका रहता है? आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, हाँ हॉस्पिटल से कोई पैसे नहीं लेंगे, हाँ हाँ, उनको इंश्योरेंस कंपनी जितना भी है उसका 5% उनकी फीस होती है। वो अच्छा फिक्स है, वो कस्टमर से कुछ नहीं लेते, हॉस्पिटल से भी कुछ नहीं लेते। उनकी फीस जो है टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। जितने क्लेम्स उनके पास आएंगे, वो इंडिविजुअल पॉलिसीज नहीं करते, तो वो ग्रुप पॉलिसी है। इंडिविजुअल पॉलिसी अगर आप कराना चाहें किसी एजेंट से, वो आप अपना रिक्वायर्ड टीपीए बता दीजिए, वो उसी में आपको कर देंगे रजिस्टर। अच्छा, क्वेश्चन ये आ रहा है एक लेडी का मैसेज क्वेश्चन है कि आप एडवाइस भी करते हो कि कौन सी मेडिक्लेम लेनी चाहिए, क्या आपने एनालाइज करा है पॉलिसी फॉर पॉलिसी? जैसे मेरी डॉटर इन लॉ अदिति, वो भी सेशन में थोड़ी देर आई थी, वो स्टडी कर रही थी कि लाइक फॉर लाइक में कौन सी पॉलिसी बेटर है, क्योंकि जो भी एजेंट आता है वो अपनी बेच के चल देता है ना, जिसपे ज्यादा कमीशन उसको मिलता है वो बेच के निकल लेता है। पर फॉर कंज्यूमर क्या आपने कुछ ऐसी स्टडी अंडरटेक करी है कि कौन सी लेनी चाहिए? कुछ करा है आपने? पब्लिक सेक्टर की जितनी भी पॉलिसीज हैं, दे आर बेटर। They are better देखने than में private. हमें प्राइवेट सेक्टर की अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी हिडन कॉस्ट होती हैं हाँ, जो कि हमें नहीं पता चलती। हाँ. जब हमें क्लेम लेना होता है, उस टाइम पता चलता है कि हमने ये पॉलिसी क्यों ली। सारी खराब नहीं है, सारी अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ लैब्स पब्लिक सेक्टर में भी होंगे, लेकिन फिर भी बेटर इज पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। तो कुछ किसी भी तुम सजेस्ट नेशनल करती हो? इंश्योरेंस वगैरह की। हाँ जी, कुछ सजेस्ट करती हो तुम? कुछ सजेस्ट करते हो? कुछ है तुम्हारा होमवर्क इसमें? नहीं, इसमें दैट इज डिफरेंट टॉपिक, टोटली डिफरेंट टॉपिक कि कौन सी पॉलिसी हमें लेनी है। आई अंडरस्टैंड। हाँ, that you have to go to a insurance जो बेचते हैं policies, उसके so लिए फिर हमें एक अलग से एक अलग सेशन होगा। करना पड़ेगा। हाँ, ये तो टीपीए फिर के बारे में आशिमा, है। ये आपने आपने जो ये करा है ना, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड। पहली बात तो आई एम सो प्राउड टू सी यू डू इट। एंड क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला है, जब हम कुछ बताना चाहते हैं उसके लिए हमें इतना सारा पढ़ना पड़ता है और फिर इतना सा निकालना पड़ता है, तो उसमें हमारी इवन मैंने आज भी बहुत कुछ नया सीखा। बिल्कुल, तो हमारी नॉलेज जो इतनी बढ़ती है ना, हमारी बहुत ग्रोथ होती है। सामने वाले की तो बाद में होती है, पहले हमारी हो जाती है। तो आपके लिए नेक्स्ट होमवर्क है ये मेरी तरफ से एंड रिक्वेस्ट, ये कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी अगर आप स्टडी कर सकोगे ना, तो वो हम सभी के लिए अच्छा होगा। देखो, हम सब अपने अपने पोर्टफोलियो डिवाइड जब करके चलते हैं तो हम सब लोगों के लिए अच्छा है। तो आप ये भी अंडरटेक अगर कर सकें, बिकॉज सिंस यू आर कनेक्टेड लिटली, तो ये भी प्लीज करना कि कौन सी पॉलिसी इज गुड, जहां पे हिडन कॉस्ट कम हो, जहां पे बिकॉज हम लोग चीट ना फील करें। जब लेने क्लेम जाते हैं तब कुछ मिलता नहीं, ऐसे हो जाता है ना। तो वो जरूर करिएगा मेरी तरफ से। एंड आई लव दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, आपने इंस्पायर किया तो मैंने कर लिया। देखो आशिमा जी, इंस्पायर सपना ने किया, को फाउंडर देवदीति फाउंडेशन, प्लेटफॉर्म देवदीति फाउंडेशन ने दिया, करा आपने। सो ऑल थ्री टुगेदर यू आर हियर। और ये आपकी काबिलियत है जो इतनी कॉन्फिडेंटली आपने ये टॉक दी, और आपको अपने टॉक का पूरा पता था। यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट यू वर टॉकिंग, यू न्यू एग्जैक्टली कि उसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। दैट मीन्स यू आर रियली स्टडीड वेल फॉर दिस। सो ऑल एक्चुअली में जो हमारा क्रेडिट नहीं कहेंगे, देवदीति का भी नहीं कहेंगे, आपका अपना क्रेडिट आप अपने आप को दोगी तो और ज्यादा एलिवेट फील करोगी और अच्छा लगेगा। और ठीक है, इन टर्न देवदीति फाउंडेशन का क्रेडिट दे दो, लेकिन अपने आप को क्रेडिट ज्यादा दोगी तो नेक्स्ट टाइम आप इजीली इस मंच पे आ पाओगी। सो कल्पना हैज रेज्ड द हैंड। कल्पना, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, क्वेश्चन पूछ लीजिए। कल्पना जी, भाभी, कैन यू फोकस हर? Yes, I have to see her. She just raised her hand. Views off ना, I can't focus. Let her talk. कल्पना, बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको।
हमने अपनी तरफ से कर दिया, आपको करना पड़ेगा। नहीं आ रहा, चलिए। आप उनसे पूछ लीजिए, फिर बात कर लेते हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम वो तो अगर अभी नहीं हो पाएगा बाद में भी कर लेंगे, नो वरीज। You can write your question in the chat box, Kalpana, if you're not able to unmute yourself. Yeah, I think she's not able to unmute herself. तो अशीमा जी, जो मैं आपसे बात मैं कह रही थी, जो ये पॉलिसीज की बात है और ये है, वो तो आप हमारे लिए अगले सेशन के लिए खूब अच्छी तरह पढ़ाई करके बताना। जो मैं आज का सेशन सम अप करना चाह रही हूँ अशीमा जी के लिए, टीपीए से डरिए मत। टीपीए इज देयर टू हेल्प यू टू गिव योर मनी बैक, कैशलेस है, चाहे आपको रियम्बर्स कराना है, वो आपके और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बीच का फैसिलिटेटर है, जो आपके पैसे जो आपने इंश्योरेंस में दिए हुए हैं वो आपको दे, और उनको आपके पैसों से कुछ नहीं है, वो अपने कमीशन इंश्योरेंस जो बेच रहे हैं उन कंपनी से लेते हैं। तो आप घबराइए मत, टीपीए इज योर फ्रेंड एंड ट्राई कि आप टीपीए फैसिलिटीज को यूज करें ढंग से। और जो आशिमा जी ने आज पॉइंट बताया कि अपना कार्ड हमेशा अपने पास रखें, सावधानी से रखें, आपका कार्ड इज लाइक अ पासपोर्ट। एम आई राइट आशिमा जी? यही आपने सिखाया है। हाँ, और उसकी गाइड बुक नहीं करना। हाँ, और उसकी गाइड बुक, हाँ, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को ब्रेक नहीं करना, और उसकी गाइड बुक आप थरली पढ़िए। और अपना कार्ड अगर आप कैरी नहीं कर सकते तो उसकी फोटो अपने फोन में हमेशा होनी चाहिए, फुल, मतलब बैक एंड फ्रंट बोथ। हाँ जी, बंदा ने एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये है कि जो इंश्योरेंस को हम पोर्टेबल कराते हैं, सपोज मेरी ओरिएंटल से है और मैं वो इंश्योरेंस किसी और से कराना चाहती हूँ, तो वो पोर्टेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है वो उससे टीपीए का क्या कंसर्न है, और उसके बारे में आप कुछ ओपिनियन है आपकी? उसमें ये है कि जो जिससे आप इंश्योरेंस कराएंगे उनको पता होगा कि कौन सा टीपीए कौन सी कंपनी के साथ एंटाइटल्ड है। ये जरूरी नहीं है कि सारे टीपीए सारी कंपनी के साथ उनका एंटाइटलमेंट है। तो जब भी आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आप वो आपका जो एजेंट है, वो आपने सपोज हमारा टीपीए लेना चाहते हैं आप, और आपके पास नेशनल इंश्योरेंस की पॉलिसी है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये पॉलिसी नेशनल इंश्योरेंस की हमारे पास है या नहीं। तो एजेंट को पूरी नॉलेज होती है। तो आप या फिर किसी भी, अगर आपको, जैसे सपोज मैं हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये वाला टीपी आपके पास है या नहीं। तो इस तरह से आपको एजेंट बहुत हेल्प कर सकते हैं। नहीं, सपना का सवाल ये था कि मेरी ओबीसी में ओरिएंटल इंश्योरेंस की पॉलिसी है और मैं इसको अब नेशनल इंश्योरेंस में कन्वर्ट करती हूँ, तो उसमें टीपीए का कोई रोल होता है या सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का होता है? सिर्फ उसमें इंश्योरेंस कंपनीज का ही होता है। और पोर्टेबिलिटी इज वेरी इजी दीज डेज भाभी। ये इनका शायद इनका टॉपिक भी नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ, पॉलिसी आपको अगर अपनी चेंज करनी है फ्रॉम वन कंपनी टू अदर, इट्स इजी। पहले नहीं था, पहले आपको पॉलिसी बंद करनी पड़ती थी, फिर दोबारा नई पॉलिसी लेनी पड़ती थी। अब अगर पॉलिसी सेम है, जैसे टर्म इंश्योरेंस है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। So, any other question anybody has? No, I think we can wind up, Anadi. तो अशीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खुशी मिल रही है मुझे अपने देवदीति के चेहरे इस प्लेटफॉर्म पे देखने से। एक अंदर से आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वेरी प्राउड ऑफ दिस देवदीति ऑनलाइन ट्रांसमिशन सीरीज, जो हमने मार्च से ही शुरू कर दी थी, और ये हमारा 156 सेशन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आगे भी, और इस साल का पहला है। So we started with one of the Devditis to have this platform, and आगे भी हम और देवदीतीस को भी देख सकें, यहाँ पे और लोगों से भी नॉलेज गेन कर सकें। आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपके पास भी कोई नॉलेज का पिटारा है तो प्लीज आके इस मंच पे खोलिए। हमें इंतजार है आप सबका। किसी ना किसी बात में हम सब बहुत आगे हैं एक दूसरे से, तो जिस चीज में भी आप आगे हैं, प्लीज शेयर करिए अपनी नॉलेज, कम ऑन देवदीति प्लेटफॉर्म, एंड हम सबको भी अपनी नॉलेज का फायदा उठाने दीजिए। तो इसी बात से मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई होप इस साल 2021 में कोविड हमारा पीछा छोड़ दे। और थर्सडे को मेरा एक चीज और एडवाइस करूंगी कि वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। जब भी आपकी टर्न आए तो वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। और आशिमा लगवा चुकी है, एक मेरी फ्रेंड बहरीन में है, वो लगवा चुकी है अपना वैक्सीन।
उसकी फर्स्ट डोज लग चुकी है, शी इज क्वाइट ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबको वैक्सीन जो है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है, so जब भी हमारी टर्न आए गो फॉर दैट वैक्सीन प्लीज। तो आशिमा, आपकी इसी बात को हमने मानते हुए हमारा अगला सेशन जो वेंसडे को हम ले रहे हैं इज विद अ साइंटिस्ट कॉल्ड डॉक्टर ज्योति यादव, शी इज वर्किंग ऑन वैक्सीन। So our next session, anybody has any question regarding vaccine, please be ready with your questions. She's going to answer us all. Perfect. Vandana Di? I think we are done, and thank you so much. Namaskar everyone, and so see you on much. Wednesday. Bye bye. Okay, thank you Sapna ji, thank you Vandana ji, Sajna, everybody, thank you so much.